नमस्ते। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब सिखाया था। तो हमने देखा था कि वहां पे स्लैब ऑब्जेक्ट में शिफ्ट प्रोड्यूस कर देता है एंड दैट शिफ्ट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्लैब। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया था? T1 minus 1 by n relative, where n relative was n of the slab, refractive index of the slab divided by refractive index of the observer. ओके, हमने उसका सुपरपोजिशन मेथड भी समझ लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं एक डिफरेंट फिनोमेना के जो कि रिफ्रैक्शन में होता है। चलिए देखते हैं क्या है वो। तो एक सिंपल सा केस ले रहा हूं मैं कि मान लीजिए लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। ठीक है, सो हियर इज डेंसर मीडियम एंड हियर इज रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन डी फॉर डेंसर, एंड रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन आर। ओके, वेल, सो मान लेते हैं ये आपका नॉर्मल है at point of incidence and here light incidence. So let us consider a ray incidenting here at certain angle I. This is angle of incidence. तो क्या होगा? This will refract. क्या होगी? Away from normal जाएगी. Yes, it goes away from normal. So this is what I get R. ठीक है, ये हम सीख चुके हैं। अब सोचो, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज इंक्रीज्ड तो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि रिलेशन क्या है? स्नेल्स लॉ बोलता है कि आप यहां पे लिखेंगे एन आई साइन आई इज इक्वल टू एन आर साइन आर। इन आवर केस एन आई इज एन डी इज साइन आई इज इक्वल टू एन आर फॉर रेयरर हियर साइन आर। वेल, so if I increase I, R will increase to balance this equation. Okay, so let's do one thing. मैं angle of incidence बढ़ा देता हूँ. So let us consider the second ray. This is my first ray. This is second ray, and it is at certain angle of incidence. Say I dash, which is greater than, or you say here angle was say I naught, and here I it is greater than I naught. Okay, this यहाँ से लेके यहाँ तक angle of incidence. तो आपका जो angle of refraction है it will change, yes, ये भी increase हो जाएगा, it will become say R which is greater than R naught. Alright, so this is the first refracted ray, this is second refracted ray. So in denser medium अगर मैं angle of incidence increase कर रहा हूँ तो मेरा angle of refraction भी क्या हो रहा है? increase हो रहा है। Now एक ray मुझे ऐसी मिलेगी in denser medium, मैं angle of incidence increase करते जा रहा हूँ, this is my third. Okay, and here is this angle, here is this angle, say call I. This is a particular angle जिसके लिए जो refracted ray है it will go parallel to the boundary. So this is for the 3, and what is the angle of refraction here becomes this R, for this case 3 becomes equals to 90 degrees. यस, तो ये जो थर्ड रे आप देख रहे हैं जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने आई रखा हुआ है, दिस फॉर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ गया? 90 डिग्री। यस, अब मैं अगर कोई फोर्थ रे ले लूं यहां पे, लेट अस कंसीडर ए फोर्थ रे विच इज इंसिडेंटिंग एट एन एंगल विच इज ग्रेटर देन दिस एंगल। इस एंगल को अपन आई सी बोल देते हैं। ठीक है, दिस स्पेसिफिक एंगल जिसके लिए आर कितना आ रहा है? 90 डिग्री। दिस इज माई फोर्थ रे एंड हियर इज द एंगल, and this is I which is greater than this particular IC. Then what will happen? This ray will not refract, it will return back in the same medium. It will return back in the same medium. And at which angle? The same angle I, which is greater than IC. Well, तो इस पार्ट को आप लोग ढंग से समझ लीजिए, बहुत इजी है। 1 डेंसर से रेयरर जा रहा था अवे फ्रॉम नॉर्मल, 1 के लिए 1 दिख रहा है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, और बढ़ा के मैंने थर्ड पे कितना कर दिया? IC, एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम
जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है रेयर मीडियम में वो कितना आ जा रहा है 90 डिग्रीज। अगर मैं अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम को और बढ़ाता हूं, आईसी से भी ज्यादा कर देता हूं, तो फिर दिस रे रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम इन विच इट वाज इंसिडेंट। सो ये तो रिफ्रैक्शन ही नहीं है, ये तो क्या हो गया, दिस बिकेम द केस ऑफ रिफ्लैक्शन। यस, सो दिस इज बेसिकली रिफ्लैक्शन, कैन राइट, दिस इज रिफ्लैक्शन। And what is it called? This is called total internal reflection. Total internal reflection. In short, we'll call TIR. Okay? मतलब क्या ये जरूरी है कि रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में हमेशा जा सके? If I am incidenting light in denser medium, is it always possible for the light to cross the boundary and reach in the rarer medium? Answer is no. Boundary is not opaque. Boundary is not like mirror. It is transparent boundary. But अगर angle of incidence in denser medium is greater than a specific angle, then ray returns back in the same medium as if the boundary is a mirror. Simple reflection हो रहा है. Just focus on the 4-4. ओके, सो ये फिनोमेना क्या कहलाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। अब इसमें टोटल क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये बात मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे। तो व्हाई वी आर कॉलिंग इट टोटल? सो इन जनरल व्हाट हैपेंस कि जब भी लाइट किसी बाउंड्री पे इंसिडेंट होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था, देन 3 थिंग्स कैन हैपन टू लाइट। से सपोज कोई भी लाइट किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आई है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है, आई एम ड्रॉइंग फॉर this is denser, this is rarer. So क्या होगा? It will go away from normal. Yes, this is the refracted ray. But what happens? इस refracted ray के साथ एक some amount of this incident light ये क्या भी करता है? Reflect करता है. Okay? Some amount of incident light also reflects. So this is I only. So अंडरस्टैंड दिस। ये जो रे आप देख रहे हैं रेड, ये कौन सी लाइट है आपकी? रिफ्रैक्टेड रे है। और ये जो दूसरी रे आप देख रहे हैं नीचे, मैंने जो ग्रीन से दिखाई है, दिस इज योर रिफ्लैक्टेड रे। यस, ये सरफेस ट्रांसपेरेंट है, दिस इज सिंपल ट्रांसपेरेंट बाउंड्री। तो इन सर्टेन केसेस यू कैन कंसीडर कि 90% लाइट क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट हो रही है, और सिर्फ 10% लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। बट ये ध्यान रखें, रिफ्रैक्शन में हमेशा थोड़ा बहुत क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता ही है। ओके, जैसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। मान लो अंधेरा है इस रूम में, ठीक है, और यहाँ पे कोई ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, आप यहाँ पे कोई टॉर्च या सोर्स ऑफ लाइट ऑन करते हैं, तो आइडियली आपको बाहर की चीजें दिखनी चाहिए, है ना, कि लाइट, आप यहां से तो लाइट जा रही है बाहर, बाकी किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर अंदर आनी चाहिए। बट व्हाट वी सी, रूम के अंदर भी थोड़ी सी लाइट हमें दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ लाइट आपकी उस ट्रांसपेरेंट सरफेस से, जो आपका विंडो ग्लास है, उससे टकरा के रूम में आ भी जाती है, कुछ बाहर भी जा रही है। तो रिफ्रैक्शन मैक्सिमम होता है वहां पे, पर सर्टेन अमाउंट क्या भी होता है? रिफ्लेक्शन। बट अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम किससे बड़ा हो जाए? क्रिटिकल एंगल से। इसे क्या बुलाते हैं अपन? क्रिटिकल एंगल। अब मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूं, सिंपली आईसी को ही ड्रॉ करूंगा मैं। देखिए, so here this is denser, rarer. so एक ऐसा एंगल होता है डेंसर मीडियम में, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसके लिए आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आ जाता है। सो दिस इज IC, एंड फॉर दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम्स आउट टू बी 90 डिग्रीज। ओके, और अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इससे ज्यादा रखते हैं, इफ वी आर हैविंग एंगल ऑफ इंसिडेंस greater than IC, in that case light returns back into the same medium at following laws of reflection. So this will be equal to I, which is greater than IC, same. Okay, so
इसको अपन लिख देते हैं, दिस इज 1 1 एंड दिस इज 2 2। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है वो भी आप लोग समझ लीजिए। दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होता, इट्स 100% रिफ्लेक्शन। ओके, दिस इज 100% रिफ्लेक्शन। हाँ, निग्लेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन तो मैं कंसीडर कर ही नहीं रहा हूं। तो अगर 100 जूल एनर्जी इंसिडेंट होती है एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन 100 जूल एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो दिस सरफेस इज बिहेविंग लाइक परफेक्ट और आइडियल मिरर। इवन जो मिरर्स हम यूज करते हैं उनमें सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट पास कर जाती है। ठीक है, मिरर की अगर बैक साइड को आप देखेंगे अंधेरे कमरे में और मिरर पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, स्टिल यू कैन फील, जैसे आप आंख बंद कर लेते हैं तब भी आपको बाहर इतनी फील आती है कि बाहर लाइट है या अंधेरा है। यस, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट जो मिरर है उसमें भी रिफ्रैक्ट होती है, ट्रांसमिट होती है। बट ये सरफेस कैसे बिहेव कर रही है? आइडियल मिरर के जैसे। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं अपन? टोटल रिफ्लेक्शन। मतलब जितनी भी लाइट इंसिडेंट हो रही है सबकी सब क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट। यहाँ पे जितनी भी लाइट इंसिडेंट हो रही है वो सबकी सब रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है। ओके, सो इन केस ऑफ मिरर्स ऑल्सो, इफ आई हैव सम मिरर, है ना, इट्स रियल मिरर इफ आई टॉक अबाउट, and some light incidents, then maximum amount of light reflects. This is reflected ray. ठीक है, this is incident ray, and very little amount of light, refracts. This is refracted. So even mirrors भी 100% रिफ्लेक्शन नहीं करते हैं, जबकि ये TIR फिनोमेना है उसमें सरफेस या बाउंड्री 100% रिफ्लेक्शन शो करती है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसे अपन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कब हो सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी हो सकता है जब लाइट कहां से कहां जा रही हो? डेंसर टू रेयरर, प्राइमरी कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। अब क्रिटिकल एंगल किस किस बात पर डिपेंड करता है इसकी बात कर लेते हैं अपन। तो स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। यहाँ का एन डी और ये एन आर, डी फॉर डेंसर, आर फॉर रेयरर। तो मैं यूज कर रहा हूं एन डी साइन आई सी इज इक्वल टू एन आर साइन what is angle of refraction corresponding to IC? It is 90 degree. So I will get ND sin IC for critical angle is equal to NR. So what is sin IC? I got sin IC is equal to NR by ND. So अगर आपको IC लिखना है तो वो क्या निकल के आएगा आपके पास? sin inverse NR by ND, rarer by denser. वेल, किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है क्रिटिकल एंगल फॉर ए गिवन पेयर? इट इज डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। यस, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। सो दिस क्रिटिकल एंगल सिंपली डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर मैंने आपको एक पेयर ऑफ मीडियम दे दिया जैसे ग्लास एंड एयर, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 3/2 बता दिया आपको, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1 है। तो क्रिटिकल एंगल आप लोग कैसे निकालेंगे यहाँ पे? यस, हाउ विल यू कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल हियर? सिंपल, आप लिखेंगे साइन ऑफ IC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3/2. सो साइन IC विल बी इक्वल टू 2/3. यस, सो IC विल बी साइन इनवर्स 2/3. सो नाउ दिस इज ए फिक्स्ड एंगल फॉर दिस गिवन पेयर ग्लास एंड एयर। ऑलराइट, सो अगर आपका जो इंसिडेंस है इस एंगल से ज्यादा एंगल पे हो रहा होगा तो वहां TIR होगा, कम हो रहा होगा तो TIR नहीं होगा। तो क्रिटिकल एंगल एक गिवन पेयर के लिए क्या होता है? फिक्स होता है। ओके, ऑलराइट, सो आप लोग ये डायग्राम्स बना लीजिए, कुछ बातें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, यहाँ पे लिखिए NR इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, ND इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो लिखते हैं when light goes from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, then at a particular angle of incidence, ब्रैकेट में लिख लीजिए IC, refracted ray grazes the boundary, refracted ray grazes the boundary, grazes का मतलब है goes parallel to the boundary, ब्रैकेट में लिख लीजिए R is equal to 90 degrees, R is equal to
90 degrees. Then this particular angle IC is called critical angle. That angle IC is called critical angle. आगे लाइन चेंज करके लिखिए. Now, if angle of incidence in denser medium is greater than IC, that is critical angle, then light returns back into the same medium following laws of reflection. Into the same medium following laws of reflection. And this phenomena is called TIR, total internal reflection. ठीक है. अब पॉइंट नंबर 1 लिखिए इसमें. In case of TIR, 100% reflection takes place. 100% reflection takes place. ब्रैकेट में neglecting absorption. Line change and write. In case of refraction, there is always some amount of reflection which takes place. There is always some amount of reflection taking place. ठीक है. But in TIR there is no refraction. It's just 100% reflection. Alright. Okay. अब कुछ मैथमेटिक्स की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे. जैसे rarer medium and here denser medium. सपोज उल्टा होता कि लाइट कहां से आ रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है. सो लेट अस कंसीडर a ray which is incidenting from here. Okay, what will happen? It will bend towards the normal. Yes. So for any given angle of incidence, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा आएगा. यहाँ भी कुछ ना कुछ अमाउंट क्या हो रहा होगा, रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, जैसे हम नहीं दिखाते हैं. ठीक है. अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करूं यहाँ पे, इफ आई इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट विल हैपन? इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड, व्हाट शुड हैपन? लेट अस अंडरस्टैंड दिस वे. यहाँ पे आपका क्या है, NR, और यहाँ पे क्या है, ND. ओके. वेल, आप इक्वेशन क्या बनाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे NR sin I is equal to ND sin R. So what is sin R? We are getting NR by ND into sin I. If I is increased, R भी increase करेगा. आप चेक कर लीजिए. तो for this particular case, if I draw, suppose here this is I naught, I greater than I naught, तो आपकी जो refracted ray है, it will have greater angle of refraction. Yes. तो ये R नॉट है और ये आपका कोई भी R है. अच्छा, ज्यादा से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रख सकते हैं अपन रेयरर में? 90 डिग्रीज. मैंने ये रख दिया 90 डिग्रीज. दिस इज द मैक्सिमम हियर. दिस इज मैक्सिमम angle of incidence in rarer medium. Now you tell me what will happen to this. कहाँ जाएगी लाइट? लाइट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. आप देखिए, जब डेंसर मीडियम में आईसी पे इंसिडेंट हो रही है लाइट, तो रेयरर मीडियम में कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री. तो जब रेयरर मीडियम में 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगी, तो डेंसर मीडियम में कितने एंगल पे जाएगी, आईसी पे. समझ में आ रहा है? लाइट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. सो व्हाट विल हैपन हियर? Let me name these 1, 2, 3. Here it is 1, 2, and you'll get a ray 3, which is here. This is equal to critical angle here.
तो इससे हमें क्या पता चलता है, एंड दिस इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यू कैन गेट इन दिस केस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। पॉइंट क्या है कि अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कितना रख सकती है, इक्वल टू क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट पेयर। क्रिटिकल एंगल तो मीडियम के पेयर पे ही डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता, इट्स ए फिक्स्ड वैल्यू। ओके, तो ये बात, ये डायग्राम नोट करिए और लिखिए। व्हेन light incidents from rarer to denser, when light incidents from rarer medium to denser medium, then the maximum angle of refraction it can have in denser medium is equal to IC। तो मिनिमम तो कितना आ जाएगा, 0 एंड 0 ओनली। आप देख सकते हैं कि अगर ये आपका रेयरर मीडियम है और यहाँ पे आपका डेंसर मीडियम है और लाइट को इंसिडेंट करना है रेयरर टू डेंसर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 रख दीजिए आप, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 रहेगा। तो यहाँ पे आई मिन कितना हो सकता है, 0। तो यहाँ आपको आर मिन कितना मिल सकता है, 0। सो मिनिमम की कंडीशन यहाँ भी यही है, डेंसर टू रेयरर। बट द गुड थिंग हियर इज, रेयरर टू डेंसर जब लाइट पास करती है, आप अलोंग नॉर्मल भेज दीजिए तब भी चली जाएगी, अलोंग बाउंड्री भेज दीजिए तब भी चली जाएगी। मतलब लाइट हमेशा पास कर सकती है, कहां से कहां, रेयरर टू डेंसर। पर डेंसर टू रेयरर लाइट हमेशा पास नहीं कर सकती, वो सिर्फ तब तक ही पास कर सकती है जब तक कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा रहे या उसके इक्वल रहे। यस, सो वी शुड नोट दिस पॉइंट हियर। लिख लीजिए इसे। लाइट कैन always go from rarer medium to denser medium for any angle of incidence. Light can always go from rarer medium to denser medium for any angle of incidence. But it can go from denser to rarer only when angle of incidence is less than or equal to IC, I less than or equal to IC। तो डेंसर टू रेयरर में लिमिट एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर है, रेयरर टू डेंसर में लिमिट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे है। कि आप रेयरर से डेंसर में अगर लाइट भेज रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा किस एंगल पे आ सकती है डेंसर में लाइट, आईसी पे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा आईसी हो सकता है। समझ गए ये बात? ओके। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें अभी रिफ्रैक्शन का, और लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, देन डू चेक कि कहीं टीआईआर तो नहीं हो रहा है। तो टीआईआर चेक करने का बहुत सिंपल तरीका, आप साइड में पहले ही क्या निकाल के रख लें, क्रिटिकल एंगल, एंड जस्ट चेक कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है या छोटा है, देन यू कैन डिसाइड। ओके, सो क्रिटिकल एंगल मैं वापस लिखवा दूं, हालांकि मैं बहुत बातें कर चुका हूं ऑलरेडी। लिख लीजिए, क्रिटिकल एंगल इज ए फिक्स्ड एंगल फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ओके, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। लिखिए, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन in a medium, refractive index equal to 2 if the incidence medium is vacuum, and angle of incidence is twice the critical angle. Angle of incidence is twice the critical angle. Well, तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ए मीडियम बताइए। तो ये मीडियम है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया है। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको पता ही है 1 रहेगा। वैक्यूम तो
सभी के लिए रेयरर ही रहेगा, ठीक है, किसी भी पेयर के लिए। तो लाइट कहां से कहां जा रही है? लाइट जा रही है वैक्यूम से उस मीडियम में, मतलब कहां से कहां जा रही है? रेयरर टू डेंसर। क्या करेगी? इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यस, इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। कोई परेशानी है क्या? लाइट ऐसा हो सकता है कि ना पास करे? जी नहीं, क्योंकि रेयरर से कहां जा रही है? डेंसर में। वेल, आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल के इक्वल दिया हुआ है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहा है, क्या लगाएंगे? स्नेल्स लॉ। क्या आएगा अपने पास? दिस एन आई साइन आई दैट इज 1 साइन ट्वाइस ऑफ आई सी इज इक्वल टू 2 साइन आर। तो आपको आर चाहिए, तो साइन आर किसके इक्वल आ रहा है? 1/2 साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ आई सी। अब आप आई सी कैसे निकालेंगे? वो एक फिक्स नंबर है, उसके लिए आईसी निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको लाइट डेंसर से रेयरर भेजनी है, इट्स फिक्स नंबर। व्हाट इज साइन ऑफ आईसी? आपको याद होना चाहिए, इट इज NR by ND। सो साइन ऑफ आईसी is equal to 1/2, so IC comes out to be 30 degrees। critical angle for this pair is 30 degrees। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर साइन ऑफ R is equal to 1/2 साइन ऑफ 60 degrees। so साइन ऑफ R is equal to 1/2 साइन 60 को क्या लिखेंगे अपन? रूट ऑफ 3/2। so R is साइन इनवर्स रूट ऑफ 3/4। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, बेसिक सा, आप लोग समझ सकते हैं। ऑलराइट, वेल, लेट्स टॉक अबाउट वन मोर क्वेश्चन हियर। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट ऑफ सरफेस आपको दिया हुआ है, इसे अपन प्रिज्म बोलते हैं, आपको मैं आगे सिखाऊंगा एग्जैक्टली। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है और इसका एक एंगल हमें दिया हुआ है। Okay, this angle is theta। A light is incidenting perpendicular to this boundary। Let's call this ABC। ठीक है, बाहर एयर है। तो मेरा क्वेश्चन यहां पे है, फाइंड वैल्यू और वैल्यूज ऑफ थीटा सच दैट ray does not come out of phase AC। तो आपको थीटा ऐसे फाइंड करना है जिससे कि जो रे है वो AC फेस से बाहर ना आए। ओके, तो क्या करोगे आप? वेल, आपको देखना है कि क्या ये पॉसिबल है कि AC से बाहर ना आए। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का। मान लीजिए वो मैंने आपको दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू यू, आपने एज्यूम नहीं किया, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। लेट्स टेक इट 3/2। वेल, बाहर एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1। तो लाइट कहां से कहां जा रही है? डेंसर टू रेयरर। यस, इट इज पॉसिबल। कहां से कहां जा रही है? जब, हाँ, किस फेस की बात कर रहा हूं? AC। तो डेंसर टू रेयरर, यस इट्स पॉसिबल कि लाइट बाहर ना आए। वेल, सबसे पहले तो ए बी नॉर्मल इंसिडेंस है, रेयरर टू डेंसर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लाइट बिना डेविएशन के चली जाएगी। अच्छी बात। यहाँ पे मैं नॉर्मल बना दे रहा हूँ, दिस इज माय नॉर्मल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने लिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस सरफेस। गुड। अब मुझे क्या चाहिए? यहां से बाहर ना निकले। तो सबसे पहली बात मैं चेक कर सकता हूं कि दिस इज डेंसर एंड दिस इज रेयरर। और डेंसर से रेयरर जरूरी नहीं है कि लाइट जाए। अगर आई कैन राइट इफ I इज ग्रेटर देन IC, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पेयर के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो ये रे बाहर नहीं निकल पाएगी। देन रे विल नॉट कम आउट फ्रॉम फेस AC। तो AC से बाहर नहीं आएगी, यहां से तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाकी आगे की कहानी जो भी होगी। ओके, अब क्या करें? अपने को थीटा चाहिए, है ना? यू हैव टू फाइंड थीटा। तो आई को अपन थीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर ले, क्वाड्रिलैटरल अपन देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे दिस 90 प्लस ये टोटल एंगल I प्लस 90 प्लस ये भी 90, यस,
प्लस थीटा इज इक्वल टू 360। यस, और भी तरीके से आप लोग सोच सकते हैं, तो ऐसे मैंने लिख दिया। टोटल समेशन ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है। तो आपको क्या मिल गया यहाँ से 90 90 90 270, तो आपको मिला आई प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, यानी कि थीटा आई को लिख सकता हूं मैं, आई कैन बी रिटन एज 90 माइनस थीटा। मेरे पास कंडीशन है आई मस्ट बी ग्रेटर देन आई सी, सो बाय दैट कंडीशन आई कैन राइट 90 माइनस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन आई सी। ओके, अच्छा, अब मेरे पास एक नंबर अवेलेबल है यहाँ पे, वो नंबर क्या है, एज आई नो साइन ऑफ आई सी, ये हमेशा आप याद कर लो, एन आर बाय एन डी। तो साइन ऑफ आई सी ये कितना आएगा, एन आर 1 एन डी इज 3/2, सो साइन ऑफ आई सी आई एम हैविंग 2/3। ठीक है, दिस इज नोन टू मी। वेल, ये के इनइक्वालिटी है जो थीटा और आई सी को लिंक कर रही है, तो मैं साइन ऑफ एंगल ले लेता हूं। साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पे, सारे एंगल्स आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, सो साइन ऑफ आई सी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। यस, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ, you will get cos of theta must be greater than what, 2/3. Now theta is decreasing function, so inequality will change, theta must be less than cos inverse 2/3. So this is what is your answer here, कि जो थीटा है वो इस cos inverse 2/3 से छोटा होना चाहिए। अगर ये थीटा cos inverse 2/3 से बड़ा रहा तो फिर ये रे बाहर निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा हो जाएगा। हमें बाहर नहीं जाने देना है, तो क्रिटिकल एंगल से क्या रखना है, बड़ा रखना है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ओके, और इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहाँ पे काफी क्वेश्चंस भी बनते हैं। ओके, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे कि सपोज ए लाइट इज गोइंग फ्रॉम rarer medium to denser medium। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं प्लॉट एट सर्टेन एंगल I can be varied from where to where, 0 to 90। plot deviation versus angle of incidence। It's a simple case of refraction। So what will happen, किसी भी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ये आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाएगा। व्हाट इज डेविएशन हियर, इट इज आई माइनस आर। यस, अच्छा, स्नेल्स लॉ आपको आता है, एन आर, ये एन डी, तो आप क्या लिखेंगे स्नेल्स लॉ, आपको आर नहीं चाहिए, सो यू विल राइट हियर एन आर साइन आई इज इक्वल टू एन डी साइन आर। यू वांट टू एलिमिनेट आर, जिससे आपको डेल्टा और आई में इक्वेशन मिल जाए। ठीक है, तो आपका साइन आर को आप क्या लिखोगे, साइन आर विल बी इक्वल टू एन आर बाय एन डी इंटू साइन आर। ओके, सो आर क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एन आर बाय एन डी साइन ऑफ आई। तो बेसिकली व्हाट इज डेल्टा, देन यू हैव आई माइनस साइन इनवर्स एन आर बाय एन डी इंटू साइन आई। Yes, well, it's a non-linear curve। आप I को चेंज करोगे, ये फंक्शन साइन इनवर्स की तरह चेंज होगा, so it's not a straight line, it's a non-linear curve। ओके, तो क्वालिटेटिवली अपन समझते हैं कि ग्राफ कैसा आना चाहिए। तो ये मेरे पास मैंने लिख दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं डेल्टा, ये 0, ठीक है, और कहां तक जाएगा, 90 डिग्री तक। ऑलराइट, अच्छा, जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, आप सोचिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री आएगा, तो डेविएशन भी कितना आएगा, 0 डिग्री। सो व्हेन आई इज 0, डेविएशन इज 0, सो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। यस, अच्छा, अब सोचिए व्हेन आई इज 90, व्हाट इज डेविएशन यू विल गेट। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेंसर मीडियम विल बी व्हाट, इट विल बी, say consider this is your incident ray, when incident ray becomes like this, the ray refract in the other medium at an angle which is called the critical angle। yes, so this is 1 2 1 2, है ना। तो आप
when I is 90 degree, then delta when I is 90 degree, you will get is equal to 90 minus what is R is IC. आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पे I को 90 रखिए, 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स NR by ND क्या होगा, IC होगा, so 90 minus IC. So this is the maximum deviation it can have here. This will be equal to what? It will be equal to 90 minus IC. Yes. So यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक नॉन लीनियर कर्व मिलेगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आप लोग ये देख पा रहे हैं. Something like this you will have. Now if I switch the pair, अगर मैं बोलूँ कि लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है, then what will be this deviation versus angle of incidence graph? Let's think about it. अब इस बार फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो रे है वो कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयरर. ठीक है, and we are supposed to plot this graph. Angle of incidence versus deviation versus angle of incidence. So plot deviation, जैसे अपन डेल्टा रखेंगे, वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, ग्राफ. अब आई कहां से कहां वेरी हो सकता है, वही 0 से 90 हो सकता है, बट यहां पे हमें केयरफुल रहने की जरूरत है कि क्या यहां हमेशा रिफ्रैक्शन ही हो रहा होगा. नहीं, क्रिटिकल एंगल से जब तक छोटा रहेगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तब तक तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा. और क्रिटिकल एंगल से जैसे ही बड़ा हो गया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन होने लगेगा. और रिफ्लेक्शन में डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, 180 माइनस 2i, पाई माइनस 2i. याद होगा आपको. यस. सो यहाँ पे क्या ध्यान क्या रखना है आपको, वो पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो सिर्फ ध्यान यही रखना है कि जब तक आई कहां से कहां तक, 0 से लेके IC तक, क्रिटिकल एंगल तक जो होगा वो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा. और आपका जो डेविएशन है इन दिस पार्ट, डेविएशन विल बी गवर्न्ड बाय दिस फॉर्मूला. बड़ा कौन है, बड़ा है R माइनस I. ठीक है, जैसे आप स्नेल्स लॉ से लिख सकते हैं, तो स्नेल्स लॉ से अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे, इसे मैं ND लिख लेता हूं, इसे मैं NR. तो मेरे पास वही जो अभी मैंने किया था, ND साइन I इज इक्वल टू NR साइन R. तो साइन R की जगह पे, R की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स ND बाय NR साइन I, ND बाय NR साइन I. ओके, यहाँ से R की वैल्यू पुट कर दी मैंने, माइनस I. दिस इज द फंक्शन यू गेट. वंस अगेन यू कैन वेरीफाई द कॉन्केविटी हियर. बट जैसे ही आपका I किससे बड़ा होगा, when I is greater than IC, greater than critical angle but less than or equal to 90 degrees, it will follow reflection. Yes, it will be total internal reflection and the formula will become 180 degrees minus 2i. I को भी आपको डिग्रीज में रखना है, रेडियन में लिखना है तो पाई माइनस 2i. सो इट्स ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ. यहाँ पे डेल्टा वर्सेस आई ग्राफ एक नॉन लीनियर ग्राफ है, यहाँ पे इट्स ए स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप. यस. ओके, सो लेट्स ट्राई द ग्राफ हियर. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज डेल्टा 0. बीच में एक एंगल लेना पड़ेगा मुझे IC. ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल रहेगा मेरा 90 डिग्रीज, which is the maximum value of I. अब tell me what is delta by refraction when I is equal to IC. बहुत सिंपल है कि जब I IC के इक्वल होगा, R 90 डिग्री के इक्वल होगा, so when I is equal to IC, delta will be equal to 90 minus IC. So यहां तक रिफ्रैक्शन ही हो रहा है. दिस इज 90 minus IC. And this graph goes like this, जैसा अभी बनाया था मैंने, non-linear. Okay. Now, when I is equal to IC, what is delta here? It is 180 degrees minus 2IC.
इट इज ट्वाइस ऑफ दिस नंबर, 90 माइनस आईसी का जस्ट डबल है, तो आपको ये डबल पे मिलेगा, यहां पे दिखेगा, दिस इज व्हाट 180 डिग्री माइनस 2IC। यस, बट यहाँ पे हॉलो आएगा क्योंकि एट आई इक्वल टू ICTIR नहीं होता है, उसके जस्ट बाद से होने लगता है, तो यहाँ पे अपन हॉलो दिखा देंगे, दिस वैल्यू इज इंक्लूडेड हियर। ओके, नाउ यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन, यस, simple straight line having negative slope. This part is a straight line. So this is the deviation formula you are having for which case when light is going from denser to rarer medium. Is that clear? So you can check for a given deviation there exist two angles of incidence, one corresponding to the refraction, the smaller one, and another corresponding to the reflection. तो आपसे एक छोटा सवाल पूछ सकता हूं मैं, ठीक है? Let me ask a simple question here. Find range of I, that is angle of incidence, when light goes from denser to rarer such that for a given value of deviation there exist two angles of incidence. तो लाइट कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयरर, और मैं वो जोन चाहता हूं जहां पे मुझे दो वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम डेविएशन मिले। तो आप देखिए कहां से कहां तक ऐसा हो पा रहा है। या एंगल ऑफ डेविएशन 0 डिग्री उठाया, इट इज पॉसिबल एट टू एंगल्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री एज वेल एज एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री। ये वो डेविएशंस की वैल्यूज हैं जिनके लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेंगे। मैंने थोड़ा सा गलत सवाल पूछा हुआ है, फाइंड रेंज ऑफ डेल्टा when light goes from denser to rarer such that for a given value of deviation there exist two angles of incidence. तो डेल्टा की जो रेंज है बच्चों कितनी आएगी आपके पास? 0 से लेके 90 माइनस IC तक। इस ग्राफ से आपको पता चल रहा है ये जो डेविएशन है, इस डेविएशन के लिए आपको दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएंगे। यस, और इससे आगे का जो डेविएशन है वो सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एग्जिस्ट करेगा। सर्टेन फिनोमिनास नेचर में जो हो रहे होते हैं उन्हें अपन रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, अभी स्टार्स बहुत दूर हैं हमसे, है ना, स्टार्स बहुत दूर हैं, तो उनकी जो लाइट है बहुत सारी डिस्टेंस तो वैक्यूम में ट्रैवल करती है। नाउ वी आर ऑन द अर्थ सरफेस एंड से कंसीडर दिस इज द अर्थ एटमॉस्फियर। सो दिस इज द अर्थ एंड दिस इज एटमॉस्फियर, ऑलराइट, एंड सपोज वी आर हियर ऑन द अर्थ। सो स्टार से जो लाइट आ रही है, एक्चुअली हमें स्टार दिख रहा है तो फिर ऐसी आनी चाहिए, बट व्हाट हैपेंस, ये जो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं, आप एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर्स में बांट सकते हैं, तो इनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। यस, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते रहने की वजह से ये जो लाइट है कभी वो बैंड करती है say towards normal और away from normal, और लेस और मोर बैंडिंग होती रहती है डिपेंडिंग ऑन कहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, कहाँ का कम हो गया। ओके, तो इस बेसिस पे आपको जो लाइट आती है वो कभी यहाँ से आती हुई दिखती है, तो फिर कभी यहाँ से आती हुई दिखती है, एंड सो ऑन। तो अब जो स्टार है वो अपनी लोकेशन चेंज करता हुआ आपको दिखता है, एक पर्टिकुलर जगह से नहीं दिखता है। दूसरी चीज, इनकी जो लाइट आप रिसीव कर रहे हैं ऑन योर आइज, है ना, उधर कभी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम आती है, कभी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा आती है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कभी स्टार ज्यादा चमकता दिखता है, कभी कम दिखता है, और ये काफी फास्ट हो रहा होता है। तो फिर हमें तारे कैसे दिखने लगते हैं?
टिमटिमाते हुए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन of light in atmospheric layers. So refractive index of these layers changes continuously, which causes और जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि स्टार अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहा है और उसकी इंटेंसिटी भी फ्लक्चुएट कर रही है। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन किसकी हो गई? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की। बिल्कुल वैसे ही आप दूसरा एक फिनोमेना समझ सकते हैं, लाइक द फ्लैटनिंग ऑफ सन और मून, when they are near horizon. ओके, इवनिंग या फिर अर्ली मॉर्निंग में आप अगर सन को देखेंगे तो आपको सन परफेक्ट गोल ना दिखते हुए थोड़ा चपटा दिखता है। ठीक है, उसके ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस से कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है वो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आप फील करिए कि जब आप होराइजन पे खड़े हुए हैं और सन है, ठीक है, तो सन की टॉप से स्फीयर, सन का डायमीटर सिग्निफिकेंट है, सन के जो टॉप से जो लाइट आ रही है और जो बॉटम से लाइट आ रही है, यस, दे आर ट्रैवलिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ लेंथ्स इन द एटमॉस्फियर व्हेन दे रीचेस, यस, सो वन गेट्स रिफ्रैक्टेड मोर एज कंपेयर टू द अदर। तो फिर ये जो डायमेंशन है आपको कंप्रेस्ड दिखती है, जबकि साइड से जो लाइट आ रही होती है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होती है इन द एटमॉस्फियर, तो वो इक्वल अमाउंट से रिफ्रैक्ट होती है, तो दोनों साइड आपको सेम इफेक्ट दिखता है। ओके, मिराज फॉर्मेशन, ये आपने छोटी क्लासेस में भी सुना होगा। या आप सपोज कार से जा रहे हैं और बहुत गर्मी है, ठीक है, और जो रोड है ना, उस पर आपको थोड़ी दूरी पे पानी भरा हुआ दिखता है, आपको फील होता है जैसे वहां पे पानी है, बट जैसे आप पास जाते हैं तो वो जो पानी का जो भ्रम है वो और आगे बढ़ता जाता है, वहां तो रोड ड्राई होता है। तो इसे बोलते हैं अपन मिराज, है ना, कि डेजर्ट में या हॉट सरफेसेस पे हमें वाटर होने का जो भ्रम होता है उसे बोलते हैं अपन मिराज। ये दोनों टाइप से होता है, हॉट वेदर में भी होता है, कोल्ड में भी होता है। तो मैं पहले हॉट वेदर का समझाता हूँ आपको। तो आपको पता है कि हवा जितनी गर्म होती है उतनी उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाता है। तो अभी गर्मियां हैं और गर्मियां हैं तो ये जो सरफेस है, सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो मैं अगर टेम्परेचर की बात करूं, यहाँ पे टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाने पर डिक्रीज करेगा, ठीक है, और अर्थ सरफेस के पास जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा। तो नीचे आने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होगा। तो ऊपर की सब्सिक्वेंट लेयर के जो टेम्परेचर है वो क्या है? कम है। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें अपन से, लेट्स टॉक अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेम्परेचर कम हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा होगा और नीचे की लेयर्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सब्सिक्वेंटली कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? यहाँ की जो लेयर्स है वो आपको रेयरर दिखेंगी और ऊपर की जो लेयर्स है वो आपको डेंसर दिखेंगी। तो जैसे 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 हम नीचे आएंगे वैसे वैसे आपको मीडियम रेयरर दिखता जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई पेड़ है, ठीक है, लेट अस कंसीडर ए पोल और ए ट्री, समथिंग लाइक हियर, एंड यू आर हियर फार अवे, आप काफी दूर हैं, ठीक है, एंड दिस इज यू। एंड होता क्या कि इस पेड़ से जो रेज आ रही है, पेड़ के जो टॉप से जो रेज आ रही होंगी, आप उन्हें डिफरेंट लेयर्स में बांट दीजिए एटमॉस्फियर को। लेट अस कंसीडर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर हियर। सो दिस रे स्टार्टेड, इट केम हियर, क्या हो जाएगा? कहां से कहां जा रही है भैया? डेंसर टू रेयरर, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। तो ये रे छोड़ दीजिए, ये तो बहुत ऊपर निकल जाएगी। सो लेट अस कंसीडर अ रे व्हिच इज एट ग्रेट एंगल। सो ये कहां से कहां जा रही है? डेंसर टू रेयरर, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, यस, इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। वापस से कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयरर, सो इट विल अगेन बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। मान लीजिए यहाँ पे एक और लेयर ऑफ एटमॉस्फियर है, तो सब बहुत सारी लेयर्स है। सो यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ गया, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ गया, यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। तो क्या होगा? दिस विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम हियर एंड सब्सिक्वेंटली इट विल बेंड अप टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड सो ऑन। सो आप समझ पा रहे हैं व्हाट विल हैपन कि ये जो लाइट है जो यहाँ से आ रही है, इट विल समथिंग फॉलो दिस पाथ,
कर्व्ड पाथ फॉलो करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि ये जो लेयर्स मैंने दिखाई हुई है ये सच में वहां एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस वजह से ये लाइट सीधी उस पेड़ के टॉप से ना आते हुए ऐसे बैंड करके आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लाइट है वो नीचे से आ रही है और आपको पेड़ की क्या दिखती है? इमेज। तो ये जनरली आपके माइंड में फीड होता है कि अगर आपको पेड़ की इमेज नीचे दिख रही है तो मतलब यहाँ पे वाटर बॉडी है इस पेड़ के साइड में, ठीक है? तो इसे ही बोलते हैं अपन मिरर्स। ये क्यों हो रहा है इसकी रीजन समझ में आ रहा है आपको? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। अर्थ बहुत गर्म है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, तो जो टॉप सर्फेसिस से जो लाइट आ रही है वो TIR कर जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाती है, तो वो फिर नीचे से आती हुई दिखती है आपको, ठीक है? सो अब कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है? कोल्ड कंट्रीज में कुछ ऐसा होता है, लेट अस चेक। कोल्ड कंट्रीज में आपको ऐसे सोचिए कि सपोज यू आर ऑन ए हिल, ठीक है? आप काफी ऊपर खड़े हुए हैं और यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, ठीक है? जिसके अंदर कोई भी एक बोट है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए बोट। ऑलराइट, अभी क्या है? ठंड है, हम कोल्ड वेदर की बात कर रहे हैं, तो ठंड है तो अर्थ के कांटेक्ट में जो लेयर्स हैं, अर्थ के कांटेक्ट में जो लेयर्स हैं वो हवा ठंडी है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो नीचे डिक्रीज कर रहा है और ऊपर इंक्रीज कर रहा है रिलेटिवली। ऑलराइट, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उल्टा हो जाएगा। सो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठंडे जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा तो नीचे की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा, ऊपर की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा, ठीक है? अब आप सपोज यहाँ पे खड़े हुए हैं, सपोज यू आर हियर, ओके? सो व्हाट हैपेंस, यहां से लाइट आ रही है, सपोज देयर इज अ लाइट फ्रॉम दिस पॉइंट इज गोइंग लाइक दिस, ओके? मैं एक ही जगह आपको कंसीडर करके बता रहा हूं। तो ये कहां से कहां जा रही है? यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो एट सम पॉइंट इट मे अंडरगो TIR क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ की जो लाइट है उसका पाथ कुछ इस तरीके से, तो ये आपको कहां से आती हुई दिखेगी? ऊपर से, कुछ इस तरीके से। सो इन कोल्ड कंट्रीज व्हाट हैपेंस, आपको वाटर बॉडीज या आपसे जो नीचे की चीजें हैं वो आपको हवा में उल्टी लटकी हुई दिखाई देती है, ठीक है? तो ये भी किस वजह से हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर कम है, ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा है। तो दिस इज द मिरर्स इन कोल्ड कंट्रीज। ये यूरोप वगैरह में होता है और इंडिया में आपको ये दिखता है क्योंकि हमारे यहाँ हॉट क्लाइमेट है, ओके? सो आई होप यू अंडरस्टूड। इसमें रीजन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद एटमॉस्फेरिक लेयर्स। ऑलराइट, दीज आर फ्यू रियल टाइम phenomena related to total internal reflection। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में अपन आगे बढ़ते हैं और एक सिचुएशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। व्हाट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस इज, देखिए सपोज एक पूल है, स्विमिंग पूल, ठीक है? और इस स्विमिंग पूल के बेड में एकदम बॉटम में एक सोर्स ऑफ लाइट है, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, और जो डेप्थ है, लेट्स कॉल दिस डेप्थ टू बी h। तो इस सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट जा रही होगी वो बाहर कहां से निकल पाएगी? वैसे लाइट तो हर जगह जा रही होगी यहाँ पे, पर क्या हर रे बाहर निकल पाएगी? लेट्स टॉक अबाउट। तो हम मान रहे हैं कि ये डेंसर है, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ND, ये रेयरर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NR। अब समझते हैं, तो जो लाइट सीधी जा रही है वो तो जा ही पाएगी, देयर विल बी ए रे, यस, जो कि नॉर्मल के साथ एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल बना रही होगी, इट विल गो लाइक दिस। अब इसके बाद की कोई भी रे वो डेफिनेटली जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही आएगा, सो इट विल रिटर्न बैक, यस। सेम वे इस डायमेंशन में भी ऐसा ही होगा कि एक रे जो कि एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे, वो
इधर की तरफ चली जाएगी, एंड देयर विल बी another ray which is incidenting at an angle more than the critical angle. So I is greater than IC, it will return back. और ऐसा सिर्फ इस प्लेन में ही नहीं होगा, it will be happening in 3 dimension on this entire surface. Yes, so अगर आप चाहते हैं कि स्विमिंग पूल से कोई भी लाइट बाहर ना निकले, कोई भी लाइट बाहर ना आए, तो आपको स्विमिंग पूल का कितना एरिया कवर करना चाहिए? क्या क्या आपको एंटायर स्विमिंग पूल कवर करना चाहिए? आंसर इज नो. तो सारी लाइट जो निकल रही है वो यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस में ही निकल रही है ना? सो बेसिकली इट विल बी ए सर्कल, इट विल बी ए सर्कल. जहां से लाइट बाहर आ रही होगी आप इस सर्कल को कवर कर सकते हैं. यस, लेट अस फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. सो मान लीजिए रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज आर. तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ये एंगल आईसी आएगा. तो आर को एच के टर्म्स में लिख सकते हैं अपन, बिल्कुल. tan ऑफ आईसी किसके इक्वल आएगा आपका? आर बाय एच. तो आप आर को लिख सकते हैं एच इंटू tan ऑफ आईसी, एंड यू नो साइन ऑफ आईसी इज व्हाट? एन आर बाय एन डी. तो tan ऑफ आईसी आप लिख सकते हैं इफ यू नो साइन ऑफ आईसी. यस, यू कैन राइट हियर इज योर एंगल ऑफ आईसी एंड साइन ऑफ आईसी इज नोन टू मी एज एन आर बाय एन डी. Yes, and this will become what? It will become nd square minus nr square. तो tan of IC की वैल्यू कितनी निकाली जा सकती है यहाँ से? tan of IC आ जाएगा आपके पास nr डिवाइडेड बाय रूट ऑफ nd स्क्वायर माइनस nr स्क्वायर. तो इस हिसाब से आपकी जो रेडियस है ऑफ दिस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस वो कितनी आ जाएगी? h इंटू nr डिवाइडेड बाय रूट ऑफ nd स्क्वायर minus nr square. Okay, this is also called fish cone. Light follows principle of reversibility. अगर इस सोर्स की जगह पे यहाँ फिश है तो इस फिश को सारी की सारी दुनिया इसी कोन के थ्रू दिख रही होगी. दिख तो उसे सब कुछ रहा होगा क्योंकि ये जो लाइट आ रही होगी ग्रेस करती हुई, वो लाइट भी एंटर कर जा रही होगी यहाँ पे. ठीक है, तो दिस कोन जो आप कोन देख पा रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिश कोन एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियस ऑफ फिश कोन. ओके, सो नाउ एक बहुत ही वंडरफुल टेक्नोलॉजी कॉल्ड द ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर, it works on principle of total internal reflection. Now what is optical fiber? It's a tube. Okay, it's a flexible tube. अब इसे कैसा भी बेंड कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता. It's a flexible tube. Okay, जिसमें अगर मैं यहां से कोई भी लाइट रे सेंड करूं, ठीक है, तो वो जस्ट लाइक वाटर मुझे यहां पे मिल जाए. अब ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब ये रे you know when it goes all the way it is incidenting here, तो यहां से क्या करें? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाहर नहीं जानी चाहिए, इट शुड रिफ्लेक्ट. यस, जब ये यहां आए यहां से भी इसे रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जब ये यहां आए यहां से भी इसे रिफ्लेक्ट करना चाहिए. सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट विल गो ऑन इनसाइड दिस रे, दिस ऑप्टिकल फाइबर. ठीक है, सो दिस विल बी द जर्नी इट विल हैव ऑल द वे एंड व्हेन इट कम्स आउट. ओके, अब द क्वेश्चन हियर इज, आप सोच सकते हैं कि भाई अंदर सरफेस को पॉलिश कर दो, बट पॉलिशिंग द सरफेस डज नॉट एंश्योर्स 100% रिफ्लेक्शन. आप चाहते हैं कि आप जितनी भी एनर्जी सेंड कर रहे हैं वो सारी की सारी एनर्जी आपको दूसरी साइड मिले, तो फिर क्या चाहिए आपको? 100% रिफ्लेक्शन. और वो कहाँ मिल सकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में, TIR के केस में. तो कैसे बनाते हैं हम इनको? तो ये एक सॉलिड मटेरियल से मिलके बना होता है, अंदर का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसे कोर बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड द कोर ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर. ठीक है, मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज से NC, तो उसके ऊपर आपको एक कवरिंग या लेयर देनी पड़ती है. दिस इज द लेयर यू प्रोवाइड ऑल द वे ऑन दिस ट्यूब. इट्स कॉल्ड क्लेडिंग. ठीक है, तो TIR करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रखना पड़ेगा? फर्स्ट थिंग, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग, दिस इज कॉल्ड कवरिंग। इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? ऑप्टिकल फाइबर, एक तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ट्रांसमिशन करते हैं, जैसे इंटरनेट आप ले लीजिए, है ना, इंटरनेट सिग्नल्स क्या है बेसिकली, तो उनको जो ट्रांसमिट करते हैं अपन ईएम वेव्स को, तो पहले हम कन्वेंशनल वेव से ट्रांसमिट करते थे, ठीक है, तो उसमें लॉसेस बहुत होते थे मीडियम में, एब्जॉर्प्शन काफी ज्यादा होता था, डिस्पर्शन होता था, मैनी फिनोमेना विच टेक प्लेस। बट अगर हम ऑप्टिकल फाइबर वहां पे यूज करें तो आप जितनी एनर्जी यहाँ पे देंगे ऑलमोस्ट आपको उतनी ही एनर्जी दूसरी साइड पे मिलती है, एब्जॉर्प्शन थोड़ा बहुत आप निग्लेक्ट कर दीजिए। ओके, तो इसका कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल है। आप अभी रिसेंट न्यूज में देख रहे होंगे, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पुट ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम इंडिया मेनलैंड टू आई थिंक लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यस, कि वहां पर भी कनेक्टिविटी पहुंच सके। तो दूसरा ऑप्टिकल फाइबर का यूज, पहला यूज कहां हो गया आपका? कम्युनिकेशन, इंटरनेट। दूसरा यूज अपनी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर्स भी इसे यूज कर सकते हैं। सो यू हैव अ सेट ऑफ 2 फाइबर्स, ओके, व्हिच इज सेंट ऑल द वे थ्रू योर थ्रोट इनटू द स्टमक। मान लो मुझे स्टमक में कोई इन्फेक्शन हुआ है और वो चेक करना है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक से लाइट भेजते हैं, वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और दूसरी से वो लाइट बाहर आती है। तो वो भी किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड बेसिकली इट्स ऑप्टिकल फाइबर। ओके, दिस टेक्निक also has a name in medical science, probably it is endoscopy। आप लोग चेक करिएगा किस टेक्निक को क्या बोलते हैं, है ना। ऑलराइट, तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन दिस ऑप्टिकल फाइबर। लेट्स सी, आपको एक पीस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर दिया हुआ है, ठीक है, सीधा ही है ये, और यहां पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है। ऑलराइट, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, बाहर एयर है, इसमें हमने कोई कवरिंग नहीं दी है, इट्स ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है, मोस्टली दे आर ग्लास फाइबर्स। ओके, सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, बाहर एयर है। मेरे यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए ये है, फाइंड value of n, that is the refractive index of core, value of n such that light entering through the flat surface does not cross the curved surface, does not come out or cross the curved surface। okay, let's try। मैंने मान लिया कि चलो मैंने कोई भी रे एयर से फ्लैट सरफेस से इंसिडेंट की, तो सबसे पहले यहां रिफ्रैक्शन होगा, यस, कैसी जाएगी ये रे? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये डेंसर है सब मीडियम, ठीक है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यस। अच्छा, नाउ इट इंसिडेंट्स ऑन दिस कर्व्ड सरफेस। अब इस कर्व्ड सरफेस पे क्या हो रहा होगा इस लाइट के साथ, ये भी समझ लीजिए। ऑन दिस कर्व्ड सरफेस इसका कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा। आप क्या चाहते हैं कि लाइट यहां से बाहर ना जाए, मतलब आप यहां पे क्या कराना चाहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना चाहते हैं, ठीक है। इफ यू कैन एंश्योर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट वन बाउंड्री, बाकी जगह अपने आप एंश्योर हो जाएगा ऑन कर्व्ड सरफेस। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि यहां पे जिस भी एंगल पे ये रे इंसिडेंट हो रही है थीटा, आई वुड से थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन आईसी। सबसे पहली बात, मुझे इसे डेंसर तो रखना ही है, जैसा मैं अभी आपको समझा रहा था कि जब हम कोर के बाहर कवरिंग क्लेडिंग देते हैं तो क्लेडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम रखते हैं एज कंपेयर टू कोर, है ना, तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा अंदर। ओके, वेल, अब क्वेश्चन ये है कि कोई भी लाइट जो कि फ्लैट सरफेस से एंट्री ले, कर्व्ड सरफेस से बाहर ना आए, कोई स्पेसिफिक लाइट नहीं, कोई भी लाइट। अब यहां पे मेरे पास लिबर्टी है, फ्रीडम है कि मैं किसी भी एंगल पे इंसिडेंट करा सकता हूं इस लाइट को, यस। तो मान लीजिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, इस ट्राइंगल में आप देख पा रहे हैं कि आपका जो थीटा है हियर, योर थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस
r. This is what you have. अब यहाँ पे ढेर सारी रे आ रही होगी. सपोज मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दूं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा, थीटा भी चेंज हो जाएगा. सो व्हाट यू वांट ऑल थीटास शुड बी ग्रेटर देन IC. सो यू वांट थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है वो भी किससे बड़ा हो जाए? क्रिटिकल एंगल से. टू एंश्योर नो लाइट कम्स आउट फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस, आई विल एंश्योर कि द स्मॉलेस्ट एंगल पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो भी अगर TIR कर जाए तो बड़े एंगल पे तो फिर TIR हो ही जाएगा यहाँ पे. यस. अब थीटा की मिनिमम वैल्यू कहां से आएगी? आप देख पा रहे हैं थीटा की मिनिमम वैल्यू मुझे मिलेगी 90 माइनस R मैक्स. मैं 90 में से मैक्सिमम एंगल सब्ट्रैक्ट करूंगा, R भी 90 से बड़ा हो नहीं सकता, तो मुझे थीटा की वैल्यू मिनिमम मिलेगी. अब R मैक्स कैसे मिलेगा मुझे? R मैक्स मिलेगा मुझे I मैक्स से. अब मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस में कितना रख सकता हूं? रेयर मीडियम में 90 डिग्री, डेंसर मीडियम में मुझे मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना मिल सकता है? सो I मैक्स I can keep 90 degree and R max I will get equal to IC. ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया भी था कि if light is going from rarer medium to denser medium, then the maximum angle of refraction it can have in denser medium is the critical angle IC. तो आप देख लीजिए आपका जो थीटा मिन है वो कितना आ गया? फिर यहाँ पे थीटा मिन आ गया आपके पास 90 माइनस IC. और आप थीटा मिन को किससे बड़ा करना चाहते हैं? IC से बड़ा करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? दैट 90 माइनस IC मस्ट बी ग्रेटर देन IC, मीन्स 90 मस्ट बी ग्रेटर देन 2IC, मीन्स IC मस्ट बी लेस देन 45 डिग्रीज एंड साइन IC मस्ट बी लेस देन साइन 45 डिग्रीज. मैंने जानबूझ के साइन दोनों साइड साइन फंक्शन इनपुट कर दिया. क्यों? क्योंकि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक पहुंचना है. नाउ यू नो व्हाट इज साइन ऑफ IC. साइन ऑफ IC यू नो इज NR by ND, which is 1. Rarer medium ND is N, that is less than 1 by root of 2. So what you want, your N must be greater than square root of 2. See the flow of this question. ऐसे आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. आपको जब भी बोला जाए कि लाइट डज नॉट कम आउट ऑफ सर्टेन सरफेस, आप वहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बड़ा कर दें? क्रिटिकल एंगल से. एक हमने प्रिज्म का क्वेश्चन भी सॉल्व किया था फर्स्ट पार्ट में. यस, वो भी इसी पे बेस्ड था. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ऑलराइट. अच्छा, मैंने आपको मोनोक्रोमेटिक एंड पॉलीक्रोमेटिक टर्म्स यूज नहीं किए हैं, है ना? तो मोनोक्रोमेटिक आपको मैं बता दूं, मोनोक्रोमेटिक इसका मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ लाइट. ठीक है? जैसे ब्लू देन प्योर ब्लू, रेड देन प्योर रेड. इट्स नॉट व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट इज नॉट ए मोनोक्रोमेटिक लाइट. वैसे दूसरा टर्म होता है पॉलीक्रोमेटिक. पॉलीक्रोमेटिक मतलब हो गया मल्टीपल वेवलेंथ्स लाइट. जैसे व्हाइट लाइट, फॉर एग्जाम्पल व्हाइट लाइट which has 7 different wavelengths. राइट? इसके जस्ट बाद हम प्रिज्म पढ़ेंगे और प्रिज्म में हम डिस्पर्शन फिनोमेना पढ़ेंगे, मींस स्प्लिटिंग ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स. इट्स कॉल्ड द डिस्पर्शन. इसकी अपन बात करेंगे तो वहां पे हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट लेंगे. तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें लिखिए इस क्वेश्चन को. मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन surface AB between two mediums having refractive index N1 and N2, having refractive index N1 and N2 such that N2 greater than N1, N2 greater than N1 at an angle of incidence theta which is slightly greater than critical angle, slightly greater than
critical angle for this pair. Okay, this is medium 2, this is medium 1, रेस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिए हुए हैं और साथ में आपको ये भी दे दिया गया है कि जो n2 है वो आपका n1 से बड़ा है एंड जो थीटा है वो भी बड़ा है किससे? क्रिटिकल एंगल से। किसके क्रिटिकल एंगल से? क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम 1 and 2। ठीक है, दिस मच इज गिवन टू यू। आगे लिखिए। now if a transparent slab of uniform thickness and refractive index n3, a slab of uniform thickness and refractive index n3 is placed between these two mediums, okay, it's placed between these two mediums. Prove that for any value of n3, ray will return back to medium 2. Ray will return back to medium 2. ओके, सो तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी हुई है कि आपका मीडियम 2 है, ये आपका मीडियम 1 है, ओके, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है एंड लाइट यहां पे इंसिडेंट हो रही है एट सम एंगल थीटा एंड इट इज गिविंग दैट let us consider critical angle for this pair 1 and 2 is IC1 and 2. okay, so ये हमें पता ही कि this IC1 and 2 is theta is greater than this number and what is this sine of IC1 and 2? this will be equal to, आपको पता है n2 बड़ा है n1 से तो rarer by denser, तो ये n1 by n2. So that way I can write sine of theta is greater than this number n1 by n2. So make it equation 1. Whenever we'll need it, we'll use it. Okay. Now we are inserting the slab in between these two mediums. Okay. तो चलिए हमने slab introduce कर दिया और पहला केस अगर आप मान लें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो सकता है स्लैब का. सो लेट मी कंसीडर केस 1 कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब है वो 1 से छोटा है. सो व्हाट विल हैपन हियर? चेक. This is the ray incidenting at an angle theta, n2, n3, n1. तो रे कहां से कहां जा रही है? n3, n1 से छोटा है. और आपको पता है कि जो n2 है ये तो आपको पता ही है, ये आपने एज्यूम किया, ठीक है. और दिस इज नोन टू यू कि आपका जो n2 है वो बड़ा है n1 से. सो इन दिस वे आई कैन फ्रेम एन इनइक्वालिटी हियर. वो क्या आ जाएगी मेरे पास कि n2 सबसे बड़ा है, फिर n1 और उसके बाद n3. So what is the situation now? Light is going from denser to rarer again. स्लैब में भी जा रही है तो भी रेयर में जा रही है. TR होने के चांसेस हैं, चेक कर लेते हैं. So what is critical angle for this pair? So I can write sine of critical angle for 2 and 3 this pair. It will be equal to n3 by n2. Yes, and you can check here कि n3 by n2, n3 by n2 is less than n1 by n2. Yes, so I can write sine of IC, this critical angle for this 2 and 3, it will be less than n1 by n2. Yes, so if I consider this as equation 2, this is my equation 1. Sin theta बड़ा है n1 by n2 से, sin of critical angle छोटा है n1 by n2 से. So can I say by 1 and 2, this I can say logically here कि जो थीटा है वो बड़ा आएगा क्रिटिकल एंगल फॉर दिस सरफेस से. इसका मतलब इन दिस सिचुएशन लाइट इंसिडेंट जो हो रही है वो इस
पेयर के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, तो कहाँ इन TIR हो जाएगा? एट फेस AB. सो आई कैन राइट हियर TIR will take place at face और इंटरफेस AB. तो एक कैटेगरी में तो प्रूफ हो गया कि अगर N3 छोटा है N1 से, सो अंडर द गिवन कंडीशन TIR हो जाएगा आपकी इसी इंटरफेस AB पे जो क्वेश्चन ने दे रखा है. दूसरी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं अपन. दूसरी पॉसिबिलिटी से केस 2, जिसमें मैं अगर बोलूं कि भाई लेट N3 इज ग्रेटर देन N1, एंड ये तो गिवन ही है हमको क्या कि N2 बड़ा है N1 से. सो अब क्या हो सकता है? अब इसी सिचुएशन से मैं आपको समझा दूं. सिचुएशन या डायग्राम तो ऐसा ही आएगा, ठीक है. सो हियर यू विल हैव द डायग्राम at an angle theta, N2, N3, and here it is N1. So what is critical angle for this pair? हम already लिख चुके हैं sin of IC 2 and 3. It is equal to rarer by denser. Yes. Alright. अब डिपेंड करता है. चलो मैंने अगर मान लिया कि अगर ये डेंसर है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज डेंसर, तब तो यहां पर ये TIR हो सकता है. हम पॉसिबिलिटी कौन सी प्रूफ कर दे कि ये रेयरर है? तो चलो आई कंसीडर इट इज रेयरर N2 बाय N3, ठीक है. एंड क्रिटिकल एंगल फॉर द अपर लेयर, दिस लेयर 1 and 3, वो कितना निकल के आएगा? N1 बाय N3. यस. और मेरे पास जो मुझे कंडीशन पता है कि साइन थीटा बड़ा है N1 बाय N2 से, सो कैन आई से कि साइन थीटा N2 बाय N3 से भी बड़ा होगा, जबकि यहाँ पे कंडीशन ये बोलती है कि N3 बड़ा है N1 से. यस, N2 बड़ा है N1 से. तो इट मे बी द कंडीशन कि जो साइन थीटा है वो छोटा हो जाए एज कंपेयर टू दिस रेशियो, द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस पेयर, sin of critical angle for 2 and 3. So in this case light will enter to this interface, ठीक है. तो let's consider what will happen अगर light enter हो गई इसमें. तो light enter हो गई, so it will refract here. yes, मान लीजिए ये रिफ्रैक्ट होती है किसी भी पर्टिकुलर एंगल R पे, तो उसी एंगल R पे इंसिडेंट करेगी क्योंकि एक पैरेलल स्लैब है. अब मुद्दा ये आता है कि यहां से ये क्रॉस कर पाएगी कि नहीं. तो आप चेक करिए N3 इज ग्रेटर देन N1. सो हियर दिस इज डेंसर, दिस इज रेयरर, ठीक है. अब ये डेंसर है, ये रेयरर है, तो यहाँ TIR हो तो सकता है. अब हमें TIR के लिए चेक क्या करना है कि R यहाँ के क्रिटिकल एंगल से बड़ा आ जाए. तो पहले थीटा और R को लिंक करते हैं. सो आई एम यूजिंग स्नेल्स लॉ एट दिस इंटरफेस. तो क्या लिखोगे आप? N2 साइन थीटा इज इक्वल टू N3 साइन R. तो मेरे पास जो साइन ऑफ R आ रहा है इट इज N3 बाय N2 इंटू साइन थीटा. अब बाई इक्वेशन 1 साइन थीटा किससे बड़ा है? N1 बाय N2. सो बाय 1 आई कैन से साइन थीटा इज ग्रेटर देन N1 बाय N2. सो आई कैन राइट साइन R विल बी ग्रेटर देन N3 बाय N2 इंटू N1 बाय N2. ये उल्टा लिख दिया मैंने, तो N2 बाय N3 आएगा, ठीक है. N2 बाय N3, N2 से N2 कैंसिल, तो आपको साइन ऑफ R जो है वो किससे बड़ा दिख रहा है? N1 बाय N3 से. मेक इट इक्वेशन 3. ओके. अब जरा देखो कि व्हाट इज N1 बाय N3 इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल फॉर 1 and 3. इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है कि साइन ऑफ R इज ग्रेटर देन साइन ऑफ critical angle for 1 and 3, means R is greater than critical angle of 1 and 3, and R is the angle of incidence for this interface. इसका मतलब TIR will take place at boundary of 1 and 3. इससे क्या प्रूफ होता है कि यहाँ TIR अगर हो गया तो ये लाइट किस पे आएगी? इसी एंगल R पे रिफ्लेक्ट होगी. अब
लाइट को कहाँ से कहाँ जाना है, N3 से N2, तो अगर लाइट N2 से N3 में R पे गई है तो ये R पे इंसिडेंट होगी, तो यहाँ कितने एंगल पे निकलेगी, थीटा पे. सो अल्टीमेटली इट रिटर्न्स बैक इन द मीडियम N2 ओनली. यस, सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव. इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन कि अगर आपको ये पेयर ऑफ मीडियम दिया हुआ है, लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी सर्टेन एंगल पे, TIR हो रहा है, तो बीच में आप कोई भी स्लैब इंट्रोड्यूस कर दीजिए किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, बट अल्टीमेटली या तो नीचे वाली सरफेस पे TIR हो जाएगा या ऊपर वाली सरफेस पे. तो इस केस को आप याद रखिए. ठीक है, अभी प्रूफ के क्वेश्चंस तो आते नहीं है एग्जाम में. एंड नीट स्टूडेंट्स, यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन. ओके, ऑलराइट.